शुरू हो गया। चलिए वापस मैं आ रहा हूं यहां पर। लेबलिंग करना था, हालांकि मुझे अभी लेबलिंग करने की इच्छा इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी कई सारी चीज बताने और रियल स्ट्रक्चर मुझे बनाना बाकी है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से समझाया है, लेकिन अभी मैं इस ग्राफियन फॉलिकल के रियल स्ट्रक्चर को मैं यहां पर बनाऊंगा, जो कि याद होगा कि शायद पहला पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया तो उसी में मैंने इसको बना के दे दिया था। अब समझने की बारी, जब मैं उसके रियल स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें कई सारे नाम आएंगे, तब आपको यह समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज ओवम एंड व्हाट एग्जैक्टली इज फॉलिकल, और कहां कहां कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे और कब कब आएंगे। तो अब इसका रियल इमेज मेरा बताना बाकी है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में जो साबित किया है मैंने उसके हिसाब से फिलहाल लेबलिंग यहां पर कर डाली है। उस लेबलिंग में क्या आपको नजर आएगा, तो फिलहाल सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं थीका एक्सटर्ना। थीका मतलब थोड़ा सा थिक होता होगा, एक्सटर्ना क्यों, बाहर की तरफ है। उसके थोड़ा सा अंदर जो है उसको हम लोग कहते हैं थीका इंटरना। अभी भी थिक है, थोड़ा अंदर, इसलिए नाम है थीका इंटरना। उसके अंदर कई सारे सेल्स की मोटी सी लेयर होती है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। यानी बाहर में है थीका एक्सटर्ना, सबसे बाहर में क्या है, थीका एक्सटर्ना। उसके अंदर क्या है, थीका इंटरना। उसके अंदर क्या है, सेल की एक मोटी सी परत है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यही जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं क्या है नेचर में, इंडोक्राइन है, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में यही जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं 3 अलग अलग हार्मोन बनाएंगे। एक का नाम होगा एस्ट्रोजन, एक का नाम होगा प्रोजेस्टेरॉन, एक का नाम होगा रिलैक्सिन। तो अभी मैं जब रियल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब आपको इसके बारे में और डिटेल करूंगा। और क्या दिखेगा, और दिखेगा इसके अंदर कैविटी, नाम होगा एंट्रम। एक फ्लूइड इकट्ठा है, उसका नाम है लिकर फॉलिकुलाई। और क्या दिखेगा, बिल्कुल बीचों बीच क्या दिख रहे हैं, सेकेंडरी ओसाइट स्टेज ऑफ ओवम दिख रहा है, जिसने मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया है। मियोसिस 2 के भी मेटाफेज 2 में जाकर अटका पड़ा हुआ है। और क्या दिख रहा है, फर्स्ट पोलर बॉडी नजर आ रहा है, जो कि डिवाइड नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन नहीं होगा, डिवाइड कैसे करेगा। और इंपॉर्टेंट कौन है, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte को फर्स्ट पोलर बॉडी से सेक्रेट करने के लिए एक बिना सेल की लेयर है, नाम उसका जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा क्या है, सिक्रेशन है, बनाया किसने है, तो सेकेंडरी oocyte ने भी कुछ सिक्रेशन किया हुआ है, और बाहर के जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उसने भी कुछ सिक्रेशन किया हुआ है, और इसी सिक्रेशन से जोना पेलुसिडा बना है। तो अभी तक आपके एनसीईआरटी के क्लू को मैं समझा रहा था। तो लास्ट है, प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो या टर्सरी फॉलिकल हो, अंदर कौन बैठा हुआ है, डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte बैठा हुआ है। लेकिन ग्राफियन फॉलिकल का मतलब है उसके अंदर हैप्लॉयड सेकेंडरी oocyte बैठा हुआ है, प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी भी है, बाहर भी कुछ लेयर्स डेवलप हो गए, अंदर भी जोना पेलुसिडा डेवलप हो गया, और इसी स्ट्रक्चर का नाम पड़ गया ग्राफियन फॉलिकल, नाम है मैच्योर फॉलिकल। कौन करा रहा है, अब आपके हार्मोन्स को जोड़ने की बारी आ रही है, क्योंकि आपका हार्मोन्स नहीं हुआ है इसलिए शायद कईयों को दिक्कत आती है, इसलिए मैं उसको यहां पर जोड़ देना चाहता हूं, शायद रिफ्रेश हो जाए थोड़ा सा। बार बार मैं कह रहा हूं कि घटनाओं का अंजाम कौन दे रहा है, एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच एलएच, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच का नाम ही है फॉलिकुलो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और नतीजा उस फॉलिकल को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, जिससे कि धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ रही है। प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, टर्सरी के बाद ग्राफियन फॉलिकल। यानी एफएसएच का एक ही काम है, फॉलिकल के साइज को बढ़ाना। यानी कि फॉलिकल के साइज को बढ़ाने के अलावा जितने भी काम आएंगे उस काम को कौन अंजाम दे रहा है, एलएच। उस काम को कौन अंजाम दे रहा है, एलएच। अब चलिए एक नाम यहां से निकालते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स मैंने लिखा है यहां पर। यानी इस फॉलिकल के अंदर एक खास सेल की लेयर है, उसका नाम क्या है, ग्रैनुलोसा सेल। तो इमेजिन कीजिए, तो क्या ग्रैनुलोसा सेल्स हर जगह नहीं थे, हर जगह ग्रैनुलोसा सेल्स थे। यानी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी ग्रैनुलोसा सेल्स, क्योंकि वो तो इंडोक्राइन है, सेल है, हार्मोन बनाते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी है ग्रैनुलोसा सेल्स, सेकेंडरी के अंदर भी है लेकिन बढ़ गए, संख्या बढ़ गई। टर्सरी के अंदर भी ग्रैनुलोसा सेल्स है लेकिन संख्या उसकी और बढ़ गई। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी है लेकिन उसकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई। यानी वो चाहे प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो, टर्सरी फॉलिकल हो या ग्राफियन फॉलिकल हो, सबके अंदर किसकी साइज, किसकी संख्या बढ़ रही है, फॉलिकल की साइज तो बढ़ ही रही है, लेकिन सबके अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स की संख्या बढ़ रही है। यानी किसकी संख्या बढ़ रही है, हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स की संख्या बढ़ रही है। और इसी हार्मोन सिक्रेटिंग सेल को कंट्रोल कौन करेगा, इसी हार्मोन सिक्रेटिंग सेल को कंट्रोल करेगा एलएच। शुरू करें,
चलिए वापस आते हैं हम लोग। फिर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है लाइन की वजह से। फिर से वापस आते हैं हम लोग। बार बार हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो या ग्राफियन फॉलिक्यूल हो, सबके अंदर एक खास तरीके के सेल के लेयर जरूर है। उसका नाम होता है ग्रेनुलोसा सेल। यानी इसमें भी ग्रेनुलोसा सेल है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन अंतर क्या आ रहा है, उसकी संख्या बढ़ रही है। अगर संख्या बढ़ रही है तो यही तो वो सेल है जो कि हार्मोन बनाते हैं, यानी हार्मोन की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब तक वो प्राइमरी फॉलिकल था, उसी ग्रेनुलोसा सेल जो इसके अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इसी एलएच के प्रभाव में क्या कर रहे थे, एस्ट्रोजन बना रहे थे, निकाल रहे थे। लेकिन जब फॉलिकल बढ़ा तो इसी एलएच के प्रभाव में एस्ट्रोजन और ज्यादा बन रहे होंगे, निकल रहे होंगे। जब टर्सरी फॉलिकल बना तो इसी एलएच नाम के हार्मोन के प्रभाव में ग्रेनुलोसा सेल्स, क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल की संख्या भी बढ़ रही होगी, तो ये कुछ और ज्यादा एस्ट्रोजन बना रहे होंगे, निकाल रहे होंगे। यानी कि जैसे जैसे फॉलिकल की साइज बढ़ती है, प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो, टर्सरी फॉलिकल हो या ग्राफियन फॉलिकल हो, क्योंकि इसके अंदर एफएसएच हार्मोन की वजह से सेल की संख्या बढ़ती है, तो नतीजा हार्मोन बढ़ते हैं और एलएच क्या करता है, उस हार्मोन को निकलवाता रहता है धीरे धीरे। नतीजा जैसे जैसे फॉलिकल की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की मात्रा भी बढ़ेगी। इसकी जिम्मेदारी किसके पास है, इसकी जिम्मेदारी है एलएच के पास। एलएच पूरा नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइज का मतलब होता है तोड़ना। तो जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ रहे थे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता था, इसके अंदर के ग्रेनुलोसा सेल को जाकर तोड़ देता था, इसके अंदर के ग्रेनुलोसा सेल को जाकर थोड़ा थोड़ा तोड़ता था। नतीजा उसके अंदर जो एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन बनते थे वो निकलते जाते होंगे, और इस तरीके से एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन बढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यही था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या ग्राफियन फॉलिकल में किस हार्मोन की मात्रा बढ़ती है या कौन से हार्मोन बन रहे हैं। तो कोई भी फॉलिकल के हो, एक ही हार्मोन फिलहाल बन रहा है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। किस सेल के अंदर बनता है, ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर बनता है। किसके प्रभाव में बनता है, एफएसएच और एलएच दोनों के प्रभाव में बनता है, लेकिन किसके प्रभाव से निकलता है, एलएच के प्रभाव से निकलता है, क्योंकि एलएच का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका काम है सेल को तोड़ के उसके अंदर जमा हुए हार्मोन को बाहर निकाल डालना। यानी कोई भी फॉलिकल हो, एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन बन भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं। अब हम लोग को करना क्या होगा, अब एक रियल स्ट्रक्चर मैं इस ग्राफियन फॉलिकल को बनाने जा रहा हूं। अभी तक जो भी कंटेंट था आपके एनसीईआरटी को बहुत इज्जत मैंने दे दिया फिलहाल, लेकिन अब रियल कॉन्सेप्ट जब आप नहीं समझेंगे तब तक आपको फर्टिलाइजेशन समझ में नहीं आएगा। तो अब एक रियल ग्राफियन फॉलिकल मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसी के आगे साइंस बढ़ सकता है। तो चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूं 10 सेकंड के लिए। एक क्वेश्चन मुझे ये भी सुनने मिल रहा है, आर हार्मोन्स फ्लूइड्स? बिल्कुल, हार्मोन्स तो फ्लूइड्स के ही जैसे होते हैं। चलिए, अब एक रियल ग्राफिन फॉलिकल की इमेज को मैं बनाता हूं, तेजी से बनाता हूं जिससे कि फर्दर कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में आए, और फिर से मैं लेवलिंग भी यहां पर करूंगा, और इसी स्ट्रक्चर में आपको यह समझ में आएगा कि आखिर ओवम कहते किसे हैं। इस इमेज में तो आपने इस छोटे से स्ट्रक्चर को ओवम मान लिया, लेकिन क्या वाकई सिर्फ यही एक ओवम है, कुछ और भी है? चलिए देखते हैं वाकई क्या है। ध्यान से देखना भी है, मेरे ख्याल से बहुत आसान सा चीज है, बनाते समय ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे बाहर में एक सेल की एक लेयर बना रहा हूं। बाहर में क्या कर रहा हूं, यहां पे सेल की एक लेयर बना रहा हूं। डॉट्स का मतलब है सेल। अब हर एक को मैं सेल बनाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगा। अगर मैंने कुछ लाइन खींच दिया तो मान लीजिए पूरा सेल भरा पड़ा है। मैंने सबसे बाहर में क्या किया, सेल की एक लेयर यहां पर बना डाली, और सेल की जो लेयर मैं यहां पर बना रहा हूं इसी का नाम रखेंगे हम लोग थीका एक्सटर्ना। नाम मैं बोल जरूर रहा हूं लेकिन लेवलिंग बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो सेल की जो लेयर आपको दिख रही है इसका नाम है थीका एक्सटर्ना। इस थीका एक्सटर्ना के अंदर एक और सेल की लेयर नजर आएगी। इस थीका एक्सटर्ना के अंदर एक और सेल की लेयर आपको नजर आ रही है। एक मान लीजिए या 2-3 सेल की लेयर मान लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब थीका एक्सटर्ना के अंदर सेल की कुछ लेयर अभी और नजर आ रही है, क्योंकि थोड़ा अंदर है, इसी का नाम रखेंगे हम लोग थीका इंटरना। इसके अंदर क्या, इसके अंदर काफी मोटी सी सेल की एक लेयर नजर आएगी, काफी मोटी सी। यानी इसके अंदर क्या होगा, चारों तरफ में, इसके अंदर क्या होगा, चारों तरफ में काफी मोटी सी सेल की लेयर आपको नजर आ रही है, काफी मोटी सी सेल की लेयर नजर आ रही है, काफी मोटी सी सेल की लेयर नजर आ रही है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, या इसी को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। इंडोक्राइन है, यही है वो एरिया जो कि हार्मोन बनाएगा।
यानी फिलहाल इस इमेज में आपको रेड कलर से जो भी यहां पर दिख रहा है, जिसको हम लोग ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं या मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं, इंडोक्राइन है। और यही वो सेल की लेयर है, मोटी सी लेयर है, जो कि अलग अलग परिस्थिति में एस्ट्रोजन भी बना के निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी बना के निकालेगा और रिलैक्सिन भी बना के निकालेगा। यानी हार्मोन की लेयर फिलहाल मैं बना रहा था, अगला लेयर में बनाता हूं। इसके बाद अभी तक तो जो भी सेल की लेयर दिख रही है तो बिल्कुल गोल में चारों तरफ है, लेकिन अब क्या है ना, सिर्फ थोड़े इतने ही दूर में सिर्फ सेल की क्लियर है, सिर्फ इतने ही दूर में सेल क्लियर है। इसको हम लोग कहते हैं जर्म हिल या क्यूमुलस ओफोरस। यानी सिर्फ इतने दूर में पूरे सेल क्लियर है, चारों तरफ नहीं दिख रही है ना। इस सेल की इस लेयर का नाम क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे जर्म हिल या क्यूमुलस ओफोरस। फिर से क्या दिखेगा? फिर से चारों तरफ एक सेल क्लियर दिखेगी। फिर से क्या होगा? फिर से इस तरीके से एक सेल क्लियर दिखेगी, है ना। फिर से चारों तरफ आपको सेल क्लियर दिखी। इस सेल क्लियर का नाम रखेंगे डिस्कस फ्लाइजरस। काफी इंपॉर्टेंट नाम डिस्कस कर रहा हूं मैं फिलहाल। फिर से जो मैंने सेल की क्लियर बनाई, इसका नाम रखेंगे डिस्कस प्रोलाइजेरस। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर फिर से एक सेल क्लियर आपको नजर आएगी। सेल की इस लेयर का नाम रखेंगे हम लोग कोरोना रेडियाटा। सेल के इस लेयर का नाम रखेंगे कोरोना रेडियाटा। तो डिस्कस फ्लाइजरस, कोरोना रेडियाटा। इसके अंदर क्या नजर आएगी? इसके अंदर वही बिना सेल की क्लियर नजर आएगी। नाम क्या है इसका? जोना पेलुसिडा। इसका नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाहर में कौन होते थे? जोना पेलुसिडा के बाहर में होते थे फर्स्ट पोलर बॉडी। और जोना पेलुसिडा के अंदर कौन होता था? इसके अंदर होता था सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज ऑफ ओवम। ये जो स्ट्रक्चर इसका नाम रख रहे हैं सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज ऑफ ओवम। और देखिए, अगर सेकेंडरी ऊसाइट है, ओवम है, हैप्लॉइड है, इसका न्यूक्लियस तो दिखेगा, इसका न्यूक्लियस भी दिख रहा है। तो अभी तक बेसिकली आपको क्या क्या नाम सुनने को मिले? नाम सुनना है, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, ओवुलेशन क्या बता रहा हूं, स्पर्म के जिस 3 एंजाइम को प्रयोग करना तो वो एंजाइम का प्रयोग भी यहां आपको दिखेगा और हार्मोन्स का फंक्शन भी आपको दिखेगा। तो चलिए, अभी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यही है ग्राफियन फॉलिकल। इसको हम मैच्योर फॉलिकल कहेंगे। तो सबसे बाहर की, चलिए लेबलिंग में मैं संग संग करता चला जाता हूं। सबसे बाहर की इस लेयर का नाम रख रहे हैं हम लोग थीका एक्सटर्ना। उसके अंदर के सेल के लेयर का नाम रख रहे हैं हम लोग थीका इंटरना। उसके अंदर काफी मोटी सी सेल की लेयर है जो कि इंडोक्राइन, हम लोग एनसीईआरटी इसको बुलाता है ग्रैन्युलोसा सेल्स। लेकिन इसका रियल नाम क्या होता है? इसका रियल नाम होता है मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। उसके अंदर आप देखेंगे तो बस सेल की एक छोटी सी, एक मोटी सी लेयर आपको नजर आ रही है। इसी लेयर का नाम रखते हैं हम लोग जर्म हिल या क्यूमुलस ओफोरस। जर्म हिल, इसी को कहते हैं हम लोग क्यूमुलस ओफोरस। और क्या नजर आ रही है? फिर से चारों तरफ एक सेल की लेयर नजर आ रही है। सेल की इस लेयर का नाम रखेंगे हम लोग डिस्कस प्रोलाइजरस। इसका नाम रखेंगे डिस्कस प्रोलाइजेरस। उसके अंदर जो सेल की लेयर नजर आ रही है इसका नाम है कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा। देखिए कोरोना शब्द कितना पुराना है, आप लोग अभी कोरोना से डरते हैं। इसका नाम है कोरोना रेडियाटा। उसके अंदर आपको जो बिना सेल की लेयर नजर आ रही है इसका नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। और जोना पेलुसिडा के अंदर क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी oocyte स्टेज ऑफ ओवम। सेकेंडरी oocyte स्टेज ऑफ ओवम। किस स्टेज में अटका पड़ा है? यह मियोसिस 2 के मेटाफेज में अटका पड़ा है, यानी इसी फेज में ओवुलेशन होगा। अभी तो फॉलिकल है, अभी तो फॉलिकल है। तो चलिए अब डिटेल में आते हैं हम लोग। तो आखिर ये फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बना कैसे? पहले बार बार कह रहे हैं एफएसएच और एलएच के प्रभाव में बना। तो एफएसएच क्या कर रहा था? धीरे धीरे इसकी बाहर की कवरिंग बढ़ा रहे थे। यानी कि एफएसएच के प्रभाव में यहां भी कुछ सेल के लेयर बढ़ते चले जा रहे थे और यहां भी कुछ सेल के लेयर बढ़ते चले जा रहे थे, यानी धीरे धीरे साइज बढ़ती चली जा रही थी। तो इमेजिन कीजिए अगर एफएसएच के प्रभाव में घटना घट रही थी तो क्या ये जो रेड कलर में मैंने बताया है, बनाया है ग्रैनुलोसा सेल्स या मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, नेचर में क्या है? ये इंडोक्राइन है ना। बार बार मैं कह रहा हूं नेचर में क्या है? ये इंडोक्राइन है ना। तो जैसे जैसे एफएसएच काम कर रहे थे वैसे वैसे क्या ग्रैनुलोसा सेल्स की जो थिकनेस है क्या बढ़ रही थी? बिल्कुल थिकनेस बढ़ रही थी। और जब थिकनेस बढ़ रही थी जिसके अंदर कौन सा हार्मोन फिलहाल बन रहा था? इसके अंदर एक हार्मोन बन रहा था, नाम था एस्ट्रोजन। उसी एस्ट्रोजन हार्मोन को निकालने की ठेकेदारी किसके पास थी? उसकी ठेकेदारी थी एलएच के पास, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता था? धीरे धीरे इसी ग्रैनुलोसा सेल्स के कुछ सेल को क्या करता था? जाकर तोड़ देता था।
इसी ग्रैन्युलर सेल्स के कुछ सेल्स को क्या करता था, जाकर तोड़ देता था, और तोड़ने की वजह से उसके अंदर जो एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन होंगे निकलते होंगे, और फिलहाल फीमेल के शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी हुई है, जो कि फीमेल का प्राइमरी हार्मोन है, जो कि फीमेल का प्राइमरी हार्मोन है। यानी प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो, टर्सरी फॉलिकल हो या ग्राफियन फॉलिकल हो, उसके अंदर कौन से हार्मोन बन रहे हैं, उसके अंदर एस्ट्रोजन बन रहा है, और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बन रहा है, और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकल रहा है। और एस्ट्रोजन को क्या कहते हैं हम लोग, फीमेल में एस्ट्रोजन को ठीक वही दर्जा हासिल है जो कि मेल में एंड्रोजन को दर्जा हासिल था। मेल से कंपेयर कर रहे हैं अक्सर, फिर यहां पे एक पेच फंसेगा, ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है। मेल में मिक्सचर ऑफ हार्मोन को क्या कहते थे, एंड्रोजेंस, लेकिन सबसे मुख्य एंड्रोजन का नाम क्या था, टेस्टोस्टेरोन। ठीक वैसे ही फीमेल में मिक्सचर ऑफ हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन। यानी ग्रैन्युलर सेल से फिलहाल जो हार्मोन निकल रहे हैं इसको एस्ट्रोजन बुला रहे हैं। क्या है, मिक्सचर ऑफ हार्मोन है, जस्ट लाइक एंड्रोजेंस। लेकिन जैसे एंड्रोजन में सबसे मुख्य एंड्रोजन का नाम था, साउंड फिर गायब हो गया, है आ रहा है साउंड, सब नो साउंड लिखे जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, साउंड नहीं आ रहा। हाँ, बैंड तो बजा हुआ है इसका। ऐसा क्यों, ऐसा घट रहा है? चलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, फिर से रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मैं रिपीट, इसलिए मैंने आज इंटरवल नहीं भी लिया। वजह थी कि मुझे पता था कि शायद कुछ डिस्टर्बेंस होगी तो शायद समय में थोड़ा आ जाए, और फिर थोड़ा बड़ा चीज था, मैं समय चाहता भी था। चलिए देखते हैं, शायद पहले समाप्त हो जाए तो पहले मैं छोड़ भी दूंगा। यहां तक के कॉन्सेप्ट्स ही आपके थ्योरी क्वेश्चन में आएंगे, इसके बाद नहीं है, क्योंकि इसके बाद मेस्ट्रो साइकिल शुरू होगा, उसको मैं अभी पढ़ाऊंगा भी नहीं, कोशिश करूंगा यहीं से मैं कंक्लूड करूं। तो चलिए फिर से वापस आते हैं। जिस स्ट्रक्चर को भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, किसका स्ट्रक्चर है, ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। लेकिन रियल में ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल्स में क्या है, कई सारे लेयर्स नजर आ रहे हैं, कई सारे लेयर्स नजर आ रहे हैं। सबका पहले तो मैंने कुछ नामकरण पहले ही कर दिया है, सबके नाम है, आपको हार्मोन्स में फिलहाल समझा रहा था। तो हार्मोन्स बनते कहां पर हैं, ये जो रेड कलर से काफी मोटी सी हमने थिकेंड लेयर यहां पर बनाकर रखी हुई है, इसी थिकेंड लेयर को हम लोग कहते हैं हम लोग मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा या ग्रैन्युलोसा सेल्स। इसी का काम क्या है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हार्मोन्स को बनाना इसका काम होता है। किसके प्रभाव में बना रहे हैं, एफएसएच और एलएच के प्रभाव में घटना घट रही है। एफएसएच क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सेल की साइज संख्या को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एलएच क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रैन्युलर सेल्स को क्या करते हैं, जाकर वो तोड़ देते हैं, और ग्रैन्युलर सेल्स को तोड़ेंगे तो उसके अंदर भरे हुए एस्ट्रोजन बाहर निकलेंगे, और उसकी मात्रा फिलहाल शरीर में बढ़ी रहेगी। मैंने पहला हमने आंसर दे दिया कि जब तक फॉलिकल ग्रो करते हैं प्राइमरी से लेकर ग्राफियन तक, तब तक फीमेल के शरीर में किस हार्मोन की मात्रा बढ़ी हुई है, तो तब तक फीमेल के शरीर में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। और किसके प्रभाव में, एफएसएच एलएच के प्रभाव में। अगला मैं आपको कंपेयर कर रहा था कि व्हाट इज एस्ट्रोजन। तो फीमेल में एस्ट्रोजन को एग्जैक्टली वही दर्जा हासिल है जिसको मेल में, जैसा कि मेल में एंड्रोजन को दर्जा हासिल है। मेल में मिक्सचर ऑफ हार्मोन को कहते थे एंड्रोजन, वैसे ही फीमेल में भी मिक्सचर ऑफ हार्मोन को हम लोग कह रहे हैं एस्ट्रोजन। लेकिन मिक्सचर ऑफ हार्मोन एंड्रोजन में जो सबसे महत्वपूर्ण था उसका नाम क्या रखे थे, टेस्टोस्टेरॉन। उसी तरीके से यहां से जो मिक्सचर ऑफ हार्मोन आ रहा है जिसका नाम एस्ट्रोजन कह रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो नाम होता है बीटा एस्ट्राडियोल। इसलिए कहीं भी बीटा एस्ट्राडियोल देखिए तो घबराइए नहीं। जैसे मेल में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन का रिलेशन है, वही रिलेशन फीमेल में एस्ट्रोजन और बीटा एस्ट्राडियोल का होता है। दैट मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, मेल में कहते थे, वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोजन इज कॉल्ड बीटा एस्ट्राडियोल। इसको हम लोग फीमेल में प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां से मिक्सचर ऑफ हार्मोन आ रहे हैं, नाम है एस्ट्रोजेंस, लेकिन सबसे मुख्य का नाम होता होगा बीटा एस्ट्राडियोल। दैट्स ऑल। तो ग्रोइंग फॉलिकल में से कौन से हार्मोन बन रहे हैं, एस्ट्रोजन, और निकल कौन से रहे हैं, एस्ट्रोजन। किसके प्रभाव में निकल रहे हैं,
एलएच के प्रभाव निकल रहे हैं। एलएच का पूरा नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइज का मतलब होता है तोड़ना, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ल्यूटिनाइज करता है, किसको ल्यूटिनाइज करता है? ग्रेनुलोसार सेल्स को ल्यूटिनाइज करता है, तोड़ता है, नतीजा उसके अंदर भरे हुए एस्ट्रोजन निकलते हैं। इस इमेज में मैंने कुछ लेवलिंग करना छूट गया, मैं उसको लेवलिंग कर देता हूं। ओब्वियसली देखिए आपको यहां पे स्पेस नजर आ रहा है, यहां पे क्या नजर आ रहा है? स्पेस। इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसी स्पेस को तो हम लोग कहते हैं एंट्रम। याद कीजिए लेवलिंग में मैंने कहा था। और इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? इसके अंदर भरा पड़ा है फ्लूइड। इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? इसके अंदर भरा पड़ा है फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम क्या होगा? इस फ्लूइड का नाम रखेंगे लिकर फॉलिकुलाई। लिकर मतलब लिक्विड, फॉलिकल के अंदर का लिक्विड है इसलिए नाम है लिकर फॉलिकुलाई। फॉलिकुलाई ओके। मुझे लेवलिंग का एक कुछ चीज यहां छूटा दिख रहा था। ग्रेनुलोसार सेल और डिस्कस सेल के बीच में क्या है? बिल्कुल, ग्रेनुलोसार, आपने क्वेश्चन पूछा ग्रेनुलोसार सेल और डिस्कस सेल के बीच में क्या है, तो इसके बीच में जर्म हिल या क्यूमुलस सुफोरस है। आपने पूछा इसका फंक्शन क्या है, बस मैं उसी को दिखाने ही जा रहा हूं। ठीक है, फिलहाल मैं एक काम करता हूं, लेवलिंग ऑलरेडी मैंने कर दिया। इस इमेज में जो दिख रहा था अभी तक बताने के लिए, जो समझ में आ रहा था मैंने बताया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि अब इसको तोड़ फोड़ करने वाला हूं, अभी टूट जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो ये क्या है? ग्राफिन फॉलिकल। ये स्ट्रक्चर ग्राफिन फॉलिकल फिलहाल मौजूद कहां है? फीमेल के ओवरी के अंदर मौजूद है। लेकिन अब क्या होगा? एलएच नाम के हार्मोन की मात्रा बहुत बढ़ेगी। अभी तक कौन सा हार्मोन बहुत थे? एफएसएच। संग संग कौन काम कर रहे थे? एलएच। लेकिन अचानक से उसी एलएच ने क्या किया? अपनी मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। एलएच हार्मोन की मात्रा बढ़ने की इस घटना को हम लोग कहते हैं एलएच सर्ज। सर्ज का मतलब होता है पीक, अचानक से उसकी मात्रा बढ़ जाना। एसयूआरजी, सर्ज मतलब पीक, अचानक से बढ़ गई। तो अचानक से अब क्या होगा? एलएच नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी। इस घटना को कहेंगे हम लोग एलएच सर्ज। क्या होगा? अब एलएच की मात्रा बढ़ी है, तो एलएच जिस काम को करने के लिए जाना जाता है उसी काम को ना करेगा। तो बार बार मैं क्या प्रयोग कर रहा हूं? एलएच क्या करने के लिए जाना जाता है? तोड़ने के लिए जाना जाता है। ल्यूटिनाइज का मतलब होता है तोड़ना, यानी अब एलएच की मात्रा बढ़ी है तो कुछ तो तोड़फोड़ करेगा। तो अब देखते हैं वो एलएच, तो ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रक्चर कहां है? अभी ओवरी के अंदर, यानी जो घटना घटने वाली है वो कहां पर घटने वाली है? ओवरी के अंदर। और एलएच की मात्रा बढ़ने की वजह से एलएच ने क्या किया? कुछ तोड़फोड़ करने के डिसीजन ले लिया। एलएच ने क्या तोड़फोड़ किया? पहला, एलएच ने इस ग्राफियन फॉलिकल के नीचे के इतने दूर के हिस्से को तोड़ डाला। पहला एलएच ने क्या किया? ग्राफियन फॉलिकल के नीचे के इतने दूर के हिस्से को तोड़ डाला। नतीजा क्या बाहर निकल गया? लिकर फॉलिकुलाई तो तुरंत निकल गया, जो भरा हुआ तो तत्काल निकल गया। आखिर लिकर फॉलिकुलाई क्या है? अभी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। यानी कि फिलहाल तो मान के चलिए कि अभी जो लिकर फॉलिकुलाई जो यहां पर भरा पड़ा तो क्या हो गया? निकल गया। यानी देखिए एलएच ने पहला तोड़फोड़ शुरू कर दिया। कहां पर घट रहा है? ओवरी के अंदर। अब एलएच ने क्या किया? अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा था आपका आंसर मिलने वाला तत्काल। एलएच ने क्या किया? इस जर्म हिल या क्यूमुलस सुफोरस को भी जाकर तोड़ दिया। एलएच ने पहला नीचे इसको तोड़ दिया, और इसी एलएच ने क्या किया? इस जर्म हिल या क्यूमुलस सुफोरस, जो कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि यहां पर जो पाया जाता है इसका काम क्या है, उसने क्या किया? इस जर्म हिल या क्यूमुलस सुफोरस को भी तोड़ दिया। तो इमेजिन कीजिए, क्या ये बीच में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या पूरा स्ट्रक्चर फ्री हो गया है? बिल्कुल फ्री हो गया, क्योंकि इसी जर्म हिल या क्यूमुलस सुफोरस की मदद से तो चिपका हुआ था। अब तो वो भी टूट गया। एलएच ने इसको भी तोड़ दिया, एलएच ने इसको भी तोड़ दिया। इसको तोड़ा तो फायदा क्या? लिकर फॉलिकुलाई निकल गया। और इसको तोड़ दिया तो फायदा क्या? ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? फ्री। और ये पूरा हिस्सा अब ओवरी से बाहर निकल जाएगा।
मेरी क्लास थोड़ी हंगामेदार हो भी जाती है। समथिंग गॉट बस्टेड, हाँ वाकई हैलोजन फट गया यहाँ पर और 2-3 लोगों की जान जाते जाते बची है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं, जहां पर थे वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी लाइट की यहाँ पर कमी आपको शायद महसूस होगी। चलिए कॉपरेट करिए। हैं ऑन किए हुए हैं, फुल ऑन आ रहा है नहीं। अब इसको क्या हुआ, आ रहा है हाफ मर्डर केस। आ रहा है साउंड ना, ठीक है शुरू करें। चलिए फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग दरअसल तोड़ने फोड़ने की घटना को अंजाम दे रहे थे और रियल में टूट गया, ऐसी उम्मीद नहीं करी थी हम लोगों ने फिलहाल। तो LH हार्मोन काफ़ी खतरनाक होता है, देखने पे भी लग रहा है। तो LH हार्मोन के फंक्शन पे थे, LH का काम था उसको तोड़फोड़ करना। तो LH ने पहले क्या किया, नीचे के कुछ स्ट्रक्चर को तोड़ा, नतीजा लिकर फॉलिकुलाई बाहर निकल गया। लिकर फॉलिकुलाई ने क्या किया होगा थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा, क्या हाँ मदद कर रही होगी। और दूसरा क्या हो गया, उसी LH नाम के हार्मोन ने इस जगह पर जो सेल की एक काफी मोटी सी लेयर थी, इसका नाम था हम लोग कह रहे थे जर्मिल या क्यूमुलस सुफोरस, उसको क्या किया उसने तोड़ दिया। तो तोड़ने की वजह से क्या फायदे हो गए, सबसे बड़ा फायदा हो गया लिकर फॉलिकुलाई तो निकला ही, लेकिन बीच का जो कंप्लीट कंटेंट है, ये पूरा कंप्लीट कंटेंट क्या हो गया फ्री, और ये पूरा कंप्लीट कंटेंट अब ओवरी से बाहर निकल जाएगा। इसी घटना को कहते हैं ओवुलेशन। तो अब जरा सिंपल देखिए, आपको मैंने अब रिकॉल कराता हूं। एनसीईआरटी क्या कह रहा था, या जो आपसे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि ओवुलेशन किस स्टेज में हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि ओवुलेशन किस स्टेज में हो रहा है। अंदर जो स्ट्रक्चर हो तो सेकेंडरी यूसाइट स्टेज ऑफ ओवम है, यानी कि ये म्यूसिस 1 कंप्लीट कर चुका है, म्यूसिस 2 का भी मेटाफेज 2 में जाकर अटका हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या ओवुलेशन का मतलब सिर्फ इसी स्ट्रक्चर का बाहर निकलना होता है? जवाब है नहीं। ओवुलेशन का मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर का बाहर निकलना होता है। इस इमेज को बताने से आपको सबसे पहला फायदा क्या मिला, आपको यह जानने का मौका मिला कि हार्मोन्स कहां बनते हैं। दूसरा फायदा क्या मिला कि व्हाट एग्जैक्टली इज ओवुलेशन, और ओवुलेशन के समय में क्या क्या बाहर निकलते हैं। यानी ओवुलेशन में सबसे बाहर की तरफ एक डिस्कस फ्लाइजस की लेयर अभी भी बची हुई है, कोर्ना रेडिएटा नाम की लेयर अभी भी बची हुई है, इसके अंदर बिना सिल की लेयर नाम है उसका जूना पेलुसिडा अभी भी बची हुई है, और इसके बाहर में फर्स्ट पोलर बॉडी, इसके अंदर है सेकेंडरी यूसाइट स्टेज ऑफ ओवम, एंड दिस कंप्लीट कंटेंट इट विल कम आउट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर पूरा बाहर निकला तो इसके ठीक पहले कौन बाहर निकला है, लिकर फॉलिकुलाई, और उसी लिकर फॉलिकुलाई से ये जो स्ट्रक्चर अब बाहर निकल गया। क्योंकि अब तो एग्जैक्टली कहा जाए, जिस तरीके से इमेजिन कीजिए पेड़ से फल अगर टूट गया तो अब तो उसको पेड़ से न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया ना, जब तक कनेक्टेड था तभी तक उसको न्यूट्रिशन मिलता था। सेम हालचाल इस स्ट्रक्चर की हो गई, जब तक ये स्ट्रक्चर इससे कनेक्टेड था इसकी जरूरत तो पूरी हो रही थी, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहां से बाहर निकल गया। तो बाहर निकला तो एग्जैक्टली किस फ्लूइड के साथ साथ बाहर निकला, लिकर फॉलिकुलाई के साथ साथ बाहर निकला, और उसी लिकर फॉलिकुलाई में मौजूद न्यूट्रिशन से फिलहाल इसकी जिंदगी चल रही है, और उसी लिकर फॉलिकुलाई से जिसकी जिंदगी भी चल रही है, लेकिन तत्काल इसको कौन कैच कर लेगा, फैलोपियन ट्यूब में देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे, नाम था उसका फिमरिया। फिमरिया इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, कैच करेंगे, और कैच करके कहां चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के सबसे मोटे से हिस्से को, वाइडेस्ट पोर्शन को हम लोग कहते हैं एम्पुला, और ये स्ट्रक्चर जाकर कहां पहुंच जाएगा, एम्पुला और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, और जाकर किसका इंतजार करेगा, इंतजार करेगा स्पर्म के आने का, जिससे कि फर्दर फर्टिलाइजेशन की घटना आगे बढ़ सके। लेकिन ये स्ट्रक्चर को तो कहां पहुंचा दिया हमने, इस स्ट्रक्चर को तो मैंने पहुंचा दिया फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन ये जो बाकी जो स्ट्रक्चर है ये अभी कहां रह गए, ये तो ओवरी के अंदर ही न बच गए, बाकी स्ट्रक्चर अभी भी कहां है, ओवरी के अंदर बच गए, ये तो नहीं निकला। अब इन्हीं जो बाकी बचे कुछ स्ट्रक्चर हैं इसके ऊपर अभी भी कौन काम करेगा, अब सिर्फ LH के ही काम करने की बारी है। लाइन से LH ही कर रहा है, LH ने इसको तोड़ा, LH ने इसको तोड़ा, ये तो पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब जो बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर हैं जो कि फिलहाल अभी ओवरी के अंदर ही हैं, अभी भी LH इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन LH ने क्या किया, अब इसको येलो कलर के एक नए स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया ओवरी के ही अंदर, नाम पड़ गया कॉर्पस लूटियम। LH ने ही इसको कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट किया। यानी व्हाट इज कॉर्पस लूटियम, ऐसा कह सकते हैं रिमेनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, पूरे स्ट्रक्चर का नाम था ग्राफियन फॉलिकल, लेकिन इसी ग्राफियन फॉलिकल का वो बचा खुचा हिस्सा जो ओवरी के अंदर है,
इसी को तो हम लोग कह रहे हैं हम लोग कॉर्पस लुटियम। सो व्हाट इज कॉर्पस लुटियम? द रिमेनेंट ऑफ ग्राफीन फॉलिकल विद इन ओवरी इज कॉल्ड कॉर्पस लुटियम। बनाया किसने? एलएच ने। और एलएच ने क्या किया? एक तो इसको कॉर्पस लुटियम कन्वर्ट कर दिया और संग संग एक और काम करने लगा। उन्हीं ग्रेनुलोसा सेल, ध्यान दीजिए, इंडोक्राइन सेल तो अभी भी अंदर ही बच गए ना, तो इसी एलएच ने अब क्या किया, उन्हीं इंडोक्राइन सेल्स के अंदर जिसका नाम ग्रेनुलोसा सेल्स था, जो कि अभी तक एस्ट्रोजन बना रहे थे, निकाल रहे थे, अब वो क्या करेंगे, अब प्रोजेस्टेरॉन बनवाएगा और यहां से प्रोजेस्टेरॉन निकलवाएगा। यानी कि अब एक तो कन्वर्ट हो गए हैं कॉर्पस लुटियम में, अब प्लस वही एलएच इन्हीं सेल्स जो एस्ट्रोजन बनवाते थे, अब उसके अंदर बनेगा प्रोजेस्टेरॉन। यानी कॉर्पस लुटियम क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरॉन। किसके प्रभाव में निकालेगा? एलएच के प्रभाव में। यानी ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर फिलहाल दिख रहा है उसका नाम है कॉर्पस लुटियम। क्या बनाएंगे? प्रोजेस्टेरॉन। और क्या निकालेंगे? प्रोजेस्टेरॉन। किसके प्रभाव में? एलएच। रहा सवाल कब तक निकालेंगे। अब यहां पर दो तरीके की थ्योरी है, कब तक निकालेंगे। यह स्ट्रक्चर तो पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब तो बेकार हो जाएगा। इसकी आयु तो पहले ही मैंने बता दी, इसकी लाइफ कितनी है? 2 से 3 दिनों की इसकी लाइफ है। यानी कि अब दो ही घटना घटेगी, या तो इस जो भी स्ट्रक्चर यहां पर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा हुआ है, या तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हिस्सा लेगा या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेगा। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इसने हिस्सा ले लिया और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वैसी स्थिति में एलएच क्या करेगा, इस कॉर्पस लुटियम नाम के स्ट्रक्चर को अगले 9 महीने तक मेंटेन करेगा। और 9 महीने तक कौन सा हार्मोन आता रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी तो कहते हैं। यानी कि अगले 9 महीने तक एलएच की वजह से कॉर्पस लुटियम दिखता रहेगा, इसके अंदर से प्रोजेस्टेरॉन बनता और निकलता रहेगा, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। लेकिन अगर ये घटना कब घटेगी? अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए तब तो, लेकिन अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो तब तो बेकार हो जाएगा। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए इसको शरीर से, फीमेल्स के शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वैसी स्थिति में जो कॉर्पस लुटियम है ना, सिर्फ 12 से 14 दिन ही में अपने आप को मेंटेन कर पाएगा। ध्यान दीजिए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वैसी स्थिति में कॉर्पस लुटियम क्या करेगा, अपने आप को सिर्फ 12 से 14 दिन ही मेंटेन कर पाएगा। उसके बाद क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होने की वजह से सारी कहानी, बहुत घटनाएं घटेंगी। तो इस कहानी को अब जो घटनाएं घटेंगी इसके डैमेज होने की वजह से, उसे हम लोग कहां पढ़ेंगे? इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। तो यहां पर बेवकूफी करने से कोई फायदा नहीं, बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस लुटियम 12 से 14 दिन मेंटेन, उसका डैमेज हो जाएगा। क्यों होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझाएंगे। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो पहले तो येलो कलर का कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हुआ, 9 मंथ्स तक मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। लेकिन 9 मंथ्स के बाद क्या होगा? 9 मंथ्स के बाद वही एलएच जिसने इसको येलो कलर का कॉर्पस लुटियम बनाकर प्रोजेस्टेरॉन बनवा रहा है, निकलवा रहा है, वही एलएच इसको अब व्हाइट कलर के एक दूसरे स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर देगा। नाम बदल गया, कॉर्पस एल्बिकेंस। और वही जगह जो फॉलिकल, जब तक फॉलिकल था, बनाता था एस्ट्रोजन, निकालता था एस्ट्रोजन, ओवुलेशन के बाद बना कॉर्पस लुटियम, बना रहा था प्रोजेस्टेरॉन, निकाला था प्रोजेस्टेरॉन। और वही एलएच अब जब बच्चे के जन्म की बारी आएगी तो इस कॉर्पस लुटियम जो येलो कलर था उसको कन्वर्ट कर देगा व्हाइट कलर के कॉर्पस एल्बिकेंस में। और वही सेल अब एक नया हार्मोन बनाएंगे, नाम होगा रिलैक्सिन, जो बच्चे के जन्म में जबरदस्त मदद करता है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे एक जंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं पिविक सिम्फाइसिस, पेल्विक गर्डल, बोन, लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में दोनों तरफ से पेल्विक बोन है, आगे पिविक जंक्शन है। पिविक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करके इस जो कमर का घेरा, इसको पेल्विक गर्डल कहते हैं, इसको क्या करेगा? चौड़ा करेगा। नतीजा बच्चे के जन्म आराम से हो जाता है, रिलैक्स करता है। मतलब साफ है, सेल वही है, नाम क्या है? ग्रेनुलोसा सेल, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इंडोक्राइन है, परिस्थितियां बदल गई, नाम बदल गया इस स्ट्रक्चर का, हार्मोन भी बदल गया, यहां से निकलने वाला काम भी बदल गया। जब तक फॉलिकल था एस्ट्रोजन बना, निकला। ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन बना, निकला। अब बच्चे के जन्म के समय कॉर्पस एल्बिकेंस कन्वर्ट होगा, रिलैक्सिन बनाएगा, रिलैक्सिन निकालेगा, वो भी मददगार होगा। तो ये तो हो गया इसकी कहानी। तो ये स्ट्रक्चर कहां रह जाएगा? ये स्ट्रक्चर तो ऑलवेज ओवरी के अंदर ही रह गया, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से कन्वर्ट हुआ। लेकिन इस स्ट्रक्चर की कहानी पहले मैंने कह दिया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब तो निकल गया शरीर से बाहर, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो इमेजिन कीजिए। अब सिर्फ इसकी कहानी पर हम लोग आते हैं, सिर्फ इसकी कहानी। एनसीईआरटी से बाहर आए हैं, अभी भी हम लोग एनसीईआरटी से बाहर हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन की घटना, अब मुझे इसके बारे में कुछ कहना नहीं है, इसलिए मैं इसे फिलहाल मिटा रहा हूं, है ना? कुछ कहना नहीं है, इसलिए पहले मैं इतने दूर को फिलहाल मिटा रहा हूं। अब मुझे फिलहाल इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहां मौजूद है?
ये मौजूद है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाला स्थान पे। इमेजिन कीजिए स्पर्म नजदीक आ गया, अब फर्टिलाइजेशन की घटना घटेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था स्पर्म का जो हेड था, हेड के पास था एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था, नाम था उसका एक्रोजोम। एक्रोजोम में 3 तरीके के एंजाइम के मिक्सचर थे, सबको मिलाकर कहते थे स्पर्म लाइसिस, और तीनों के नाम भी देखिए मैंने अलग अलग लिख कर रखे थे। अब आपको उस जगह रिकॉल में करा रहा हूं। कितने लेयर्स बचे हैं? 3। एक लेयर नाम है डिस्कस फ्लाइजरस, एक लेयर नाम है कोरोना रेडियाटा, एक लेयर नाम है जोना प्रोसीडा। और इसी तीनों लेयर को तोड़ने के लिए तो उसके पास 3 एंजाइम हैं। चलिए सबसे पहले एंजाइम का प्रयोग करते हैं। उसमें सबसे पहला जो एंजाइम का नाम मैंने लिखा था उसका नाम था हाइल यूरोनिडेज। उसकी कहानी यहीं पे बताने की बारी आ गई। चलिए देखते हैं। जिस तरीके से अगर ईंट को हम लोग जोड़ते हैं, ईंट को जोड़ते हैं तो ईंट के बीच में क्या डालते हैं? सीमेंट, जिससे जुड़े। उसी तरीके से सबसे बाहर फिलहाल जो लेयर दिख रहा है जिसका नाम डिस्कस फ्लाइजरस है, तो ऑब्वियसली डिस्कस फ्लाइजरस नाम की लेयर बनी किससे? सेल से बनी है। तो सेल के बीच के स्पेस है, तो स्पेस में क्या होगा? कुछ तो सीमेंटिंग मटेरियल होगा। जैसे ईंट के बीच में सीमेंट होती है, वैसे ही डिस्कस फ्लाइजरस के सेल्स के बीच में भी क्या होंगे? कुछ तो मटेरियल भरे होंगे, सीमेंटिंग मटेरियल भरा होगा, उसका कुछ तो नाम होगा। उसका नाम होता है हाइल यूरोनिक एसिड पॉलीमर, है ना? लिखने की जरूरत नहीं है, बार आप इस वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बेहतर होगा। आप इसको जिंदगी का हिस्सा बना ले। जिस तरीके से आज के दिन में आप ए से जेड तक अगर आपको कोई कहे कि लिख करके रट करके देखिए तो आपको हंसी आएगी, ये भी कोई लिखने और रटने की चीज है। वही चीज एक डॉक्टर की लाइफ में ये सारे नाम हो जाते हैं। ये सब जितने भी नाम आप मुझसे सुन रहे हैं ना, सिर्फ ये नाम नहीं, आप तो भी 11-12 का नाम सुन रहे हैं। इससे 10 साल बाद की भी जो पढ़ाई होती होगी मेडिकल साइंस के, उसके भी सारे नाम मेरे दिमाग में वैसे ही फीड है, जस्ट लाइक ABCD। तो आप इन शब्दों को अपने जिंदगी का हिस्सा बनने का मौका दीजिए। आपको इसे रटने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं जो समझाने जा रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लिखूंगा भी नहीं, सिर्फ मैं नाम बोल रहा हूं। आप उसको कैच कीजिए, उसको अपने जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अब वीडियो को रिप्ले कीजिए और देखिए दिमाग में आपका बैठता चला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे आता हूं। तो जिस तरीके से ईंट के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होती है, वैसे ही डिस्कस फ्लाइजरस के सेल के बीच में भी सीमेंटिंग मटेरियल होगा। उस सीमेंटिंग मटेरियल का नाम होता है हाइल यूरेनिक एसिड पॉलीमर। चलिए फिर भी मैं लिख देता हूं, अभी शुरुआती स्टेज है, कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो उसका नाम है हाइल यूरेनिक एसिड पॉलीमर, ठीक है। यानी डिस्कस फ्लाइजरस के जो सेल्स हैं किससे चिपके हुए हैं? इसी हाइल यूरेनिक एसिड पॉलीमर से चिपके हुए हैं। और इसको तोड़ने के लिए स्पर्म एंजाइम लेकर आया है। लेकिन पहले तो क्वेश्चन होता है, मैंने आप एक स्पर्म की इमेज बना लिया, तो ये रहा उसका एक्रोजोम, ये रहा उसका न्यूक्लियस वगैरह वगैरह जो भी था, डिटेल मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। इसी एक्रोजोम में तो सारे एंजाइम्स भरे पड़े हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं स्पर्म लाइसिस। तो पहला तो क्वेश्चन उठता है कि एक्रोजोम टूटेगा क्यों? थोड़ा और पहले चलते हैं, हालांकि इसको मैं बाद में भी बता सकता था ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फिर भी मैं बताता हूं। तो अगर स्पर्म यहां पहुंच ही गया तो पहला तो क्वेश्चन उठता है कि इसकी जो टोपी जैसे स्ट्रक्चर इसको हम एक्रोजोम कहते हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स भरे पड़े हैं, एक्रोजोम टूटेगा ही क्यों? टूटेगा इसलिए, एनसीईआरटी से बाहर है, एक्रोजोम क्यों टूटेगा? क्योंकि इस एक्रोजोम के अंदर प्रवेश कौन कर जाएगा? इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा सोडियम आयन। जरा सोचिए, क्लास 11th में आपने कितने जगह पर पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी सेल के अंदर सोडियम आयन प्रवेश करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? डिपोलराइज हो जाता है, और डिपोलराइज होने की वजह से एक्रोजोम क्या होगा? फट जाएगा। तो देखिए, अगर कभी क्वेश्चन किसी ने पूछ दिया एक्रोजोम क्यों फटा, एक्रोजोम इसलिए फटा क्योंकि इसके अंदर प्रवेश कौन कर गए? सोडियम। एक्रोजोम क्या हो गया? डिपोलाइज, और डिपोलाइज होने की वजह से जैसे ही एक्रोजोम टूटा, यानी इसके अंदर भरे हुए तीनों एंजाइम बाहर निकल गए। सबसे पहला एंजाइम क्या बाहर निकला? हाइल यूरोनिडेज। पहले मैंने नाम लिख दिया था। दूसरे का नाम था कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरे का नाम मैंने लिखा था जोना लाइसिन। तो देखिए, तो एक्रोजोम टूट गए, तीनों एंजाइम बाहर निकल गए, और डिस्कस फ्लाइजरस का सेल किससे चिपके हुए हैं? हाइल यूरेनिक एसिड पॉलीमर से। और इसी हाइल यूरेनिक पॉलीमर, हाइल यूरेनिक एसिड जो पॉलीमर है जिसकी मदद से इसके सेल चिपके हुए हैं, इसके ऊपर काम कौन करेगा? इसके ऊपर काम करेगा हाइल यूरेनेज, और वो क्या करेगा? ईंट जितने भी सेल के बीच में जो पॉलीमर उसको क्या करेगा? गला देगा। अब इमेजिन कीजिए, ईंट के बीच का सीमेंट को ही आपने गला दिया, क्या ईंट बिखर नहीं गए? ईंट तो बिखर गए। तो सेम काम कहानी किसने कर दिया? हाइल यूरेनेज। इसने क्या किया? डिस्कस फ्लाइजरस के सेल्स के बीच में भरे हुए हाइल यूरेनिक एसिड पॉलीमर को तोड़ डाला, और जैसे ही तोड़ डाला यानी गायब कौन हो गए? डिस्कस फ्लाइजरस नाम की जो सेल लेयर है वो क्या हो गई? गायब। ये देखिए, पहला कमाल हो गया, इसने सबसे पहले लेयर को क्या किया? गायब कर दिया। यानी हाइल यूरेनेज एंजाइम ने अपना कमाल दिखा दिया, उसके बाहर की लेयर को तोड़ डाला। अब सोचिए कौन सा लेयर एक्सपोज हो गया? कोरोना रेडियाटा। अब कोरोना रेडियाटा को मिटाने की, उसको गलाने की ठेकेदारी किसके पास है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम की है।
यानी अब कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ने क्या किया होगा, अब जो कोरोना रेडिएटर नाम की लेयर है उसको भी क्या किया, गला दिया। तो देखिए ये लेयर भी डिसअपीयर हो गया। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं मैं, है ना। हालांकि फर्टिलाइजेशन में इस लाइन को फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरे पास इमेज था इसलिए इस इमेज में समझाना बहुत आसान था कि कैसे टूटता होगा। तो सबसे बाहर वाले पहले एंजाइम ने डिस्कस प्रोलाइजस को गला दिया, सेकंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ने कोरोना रेडिएटा को गला दिया। लेकिन जरा सोचिए, जैसे ही कोरोना रेडिएटा गला होगा, जैसे ही कोरोना रेडिएटा की लेयर गायब हो गई, क्या फर्स्ट पोलर बॉडी को भागने का मौका नहीं मिल गया? ये भाग लिया, ये यहां से निकल लिया, इसकी कहानी खत्म हो गई। वैसे भी इसको फर्टिलाइजेशन में हिस्सा थोड़ी लेना है, एक ही ओवम ना प्रोड्यूस होते हैं, और ओवम तो ये बीचों बीच है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी को क्या हुआ, भागने का मौका मिला, और फर्स्ट पोलर बॉडी ने इस एरिया को क्या कर दिया, खाली। ध्यान दीजिएगा, अभी भी जो सेल बीच में पड़ा हुआ है उसका नाम क्या है, सेकेंडरी oocyte स्टेज ऑफ ओवम ही है ना। यानी ये अभी मियोसिस 2, मियोसिस 1 कंप्लीट है, लेकिन मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में रखा पड़ा हुआ है। जब तक ये लेयर अभी टूट ही रहे थे ना, तब तक इसने क्या किया, तेजी से पूरा मियोसिस 2 कंप्लीट कर डाला। देखिए पहले भी मैंने कह दिया था, ये स्ट्रक्चर मियोसिस 2 तभी करेगा अगर फर्टिलाइजेशन की नौबत आएगी। अगर नहीं आएगी तो जो स्ट्रक्चर यहां पर पूरा का पूरा बचा हुआ था, ये पूरा स्ट्रक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा, जैसा था वैसा वेस्ट हो गया, बेकार चला गया। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन की घटना बढ़ी तो क्या हुआ, डिस्कस प्रोलाइजस गायब कर दिए गए, उसके बाहर कोरोना पेनिट्रेटिंग कोरोना रेडिएटा नाम की लेयर भी क्या हो गई, ये लेयर भी क्या हो गई, गायब हो गई, ये लेयर भी गायब हो गई। और जब तक ये लेयर गायब हो ही रही थी ना, तब तक इस सेकेंडरी oocyte स्टेज ऑफ ओवम, जिसने मियोसिस 1 कंप्लीट किया हुआ है, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अटका हुआ है, इसने क्या किया, तत्काल मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 सबको कंप्लीट कर डाला। यानी इसने मियोसिस 2 तेजी से कंप्लीट किया, जब तक ये टूट रहे थे तब तक इसने क्या किया, मियोसिस 2 कंप्लीट कर दिया। अब मियोसिस 2 भी क्या होगा, फिर से एक अनइक्वल डिवीजन होगा। और जैसे मियोसिस 2, इमेजिन कीजिए इस एक सेल ने क्या किया, मियोसिस 2 कंप्लीट किया, कैसा होगा, अनइक्वल डिवीजन। यानी फिर से एक रह जाएगा बड़ा, एक बनेगा छोटा, फिर से एक रह जाएगा बड़ा, एक रहेगा छोटा, और जो छोटा बनेगा उसका नाम क्या रखेंगे, सेकंड पोलर बॉडी। यानी कि जो हैप्लॉइड सेल था उसने सिर्फ मियोसिस 1 कंप्लीट किया था, मियोसिस 2 अभी कंप्लीट नहीं किया था, मेटाफेज 2 में अटका हुआ था, लेकिन अब उसने एनाफेज 2, टेलोफेज 2 सब कंप्लीट कर डाला। पूरा मियोसिस 1, 2 सब कंप्लीट हो चुके हैं, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, फिर से अनइक्वल डिवीजन होगा, एक बड़ा रह जाएगा, एक छोटा एक और सेल बनेगा, नाम होगा सेकंड पोलर बॉडी। फिर से इसकी वही कहानी, सेकंड पोलर बॉडी के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है ही नहीं, यानी इसकी भी कहानी खत्म है। लेकिन जो स्ट्रक्चर बच गया, अब तो मियोसिस 2 भी पूरा कंप्लीट कर गया, नाम तो बदलेंगे, अब इसका नाम पड़ जाएगा ooted स्टेज ऑफ ओवम, ऑब्वियसली हैप्लॉइड ही है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो किस स्टेज में बाहर निकाल दिया गया, सेकेंडरी oocyte स्टेज में निकाल दिया गया। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन की घटना आगे बढ़ गई तो सेकेंडरी oocyte ने क्या बना लिया, इसने अपने आप को एक ooted स्टेज ऑफ ओवम में कन्वर्ट कर लिया, और संग संग बना सेकंड पोलर बॉडी। और देखिए अभी भी जो तीसरी लेयर है उसका नाम क्या है, जोना पेलिसिडा, वो तो अभी भी मौजूद है, वो तो अभी भी मौजूद है। और देखिए एक एंजाइम भी तो अभी भी मौजूद है, अंदर एक घटना घट ही रही थी, तब तक जोनालाइसिन नाम के तीसरा एंजाइम, इसी को एक्रोजिन भी कहते हैं, अब इसके कमाल दिखाने की बारी आ गई। और अब जोनालाइसिन है, एक्रोजिन क्या है, आकर क्या करेंगे, क्या वो इस जोना पेलिसिडा के लेयर को गायब करेंगे, जवाब नहीं। अभी मैं इसको बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा क्योंकि बहुत डिटेल है यहां पर, ध्यान देना है, बहुत डिटेल है यहां पर। इसी चैप्टर में मुझे डिटेल भी पढ़ाना है आपको क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास इमेज था इसलिए मैं बस इसको कंक्लूड कर रहा हूं। तो क्या ये जो जोनालाइसिन नाम के एंजाइम, इसको हम लोग एक्रोजिन भी कहेंगे, क्या जोना पेलिसिडा को पूरा गायब कर देंगे, जवाब होता है नहीं, वो इस जोना पेलिसिडा में सिर्फ एक छोटा सा छेद भर करेंगे, और तब तक जो स्पर्म है ना बिल्कुल नजदीक आ गया होगा। तो जोनालाइसिन ने क्या किया, जोना पेलिसिडा को सिर्फ एक छोटा सा छेद किया होगा, और तब तक क्या हुआ होगा, यहां पर स्पर्म बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। और ये देखिए उसका हेड पोर्शन है, ये देखिए उसका नेक पोर्शन है, ये देखिए उसका मिडिल पीस है, ये देखिए उसका जो टेल होता है, वगैरह वगैरह सारे चीज तो हैं। लेकिन इसी छोटे से ओपनिंग से स्पर्म क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ साथ क्या चिपका हुआ है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को उसने इस ओवम के अंदर ढकेल दिया। और इसके पास से जो न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है कहां प्रवेश कर जाएंगे, ooted स्टेज ऑफ ओवम के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ गई। हालांकि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत घटनाएं घटती हैं,
इस जगह को एक्सप्लेन करने में, इसके बाद अभी जो प्रोसेसिंग में आपको समझा रहा हूं ना, इसकी प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करने में मुझे 40 से 45 मिनट का समय लगेगा। इतने डिटेल्स हैं यहां पर, क्वेश्चन इतने ज्यादा हैं। व्हाट इज एनिमल पोल, व्हाट इज वेजिटल पोल, व्हाट इज ग्रे क्रिसेंट, व्हाट इज एम्फीमिक्सिस, व्हाट इज कॉपुलेशन पाथ, बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर भरे पड़े हैं। यानी यहां पर प्रोसेसिंग बहुत है। मैं सिर्फ इस इमेज का प्रयोग कर रहा था आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि कैसे कैसे घटनाएं आगे बढ़ती होंगी। तो देखिए, आज मैंने एक चीज और आपका कंप्लीट कर दिया। आखिर मुझे यहां तक पढ़ाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। मैंने आपको यह भी बताया कि एक्रोजोम के पास 3 एंजाइम होते हैं, तो बस मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था कि एक्रोजोम के पास जो 3 एंजाइम है उसके फंक्शंस किसको किसको तोड़ने में होंगे, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में रह जाए, क्योंकि आखिर एक्रोजोम तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्पर्म के पास से सिर्फ 2 ही चीज आगे बढ़ते हैं, एक होगा न्यूक्लियस, एक बढ़ता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स पीछे ही छूट जाएंगे। और क्या क्या घटनाएं होती है बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस इमेज को बस यहीं तक हम लोग छोड़ते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को क्या क्या सीखने का मौका मिला। आज हम लोग को सीखने का मौका मिला स्पर्म प्रोडक्शन कैसे करेंगे, वो तो लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने कर लिया था पहले। उसके बाद मैंने बताया कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्पर्मेटिड के किस स्ट्रक्चर ने स्पर्म का किस स्ट्रक्चर का निर्माण करा होगा, क्या रह गए, क्या गायब हो गए। फिर हम लोग ओवम डेवलपमेंट पर आ गए। ओवम डेवलपमेंट में हम लोग कहां से शुरुआत किए थे, एक छोटा सा सेल से शुरुआत किए थे, नाम था प्राइमरी जर्म सेल या प्राइमोडियल जर्म सेल, जो कि डिप्लॉयड था। और उसके बाद बढ़कर हम लोग आ गए प्राइमरी oocyte था, और प्राइमरी oocyte को कुछ लेयर ने कवर कर लिया, नाम पड़ा प्राइमरी फॉलिकल, कुछ और लेयर सेकेंडरी, कुछ और टर्सरी। और बच्चे के जन्म के समय कितने प्राइमरी फॉलिकल थे, तो जब एक बच्ची की जन्म हो रही थी तब उसके हर ओवरी में 1 से 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल ही थे। लेकिन जब जन्म से लेकर प्यूबर्टी की बारी आई तो उसकी संख्या 1 से 2 मिलियन जो पर ओवरी थे, उसकी संख्या कितनी बच गई, 60 से 80 हजार पर ओवरी बच गई। और इसी फॉलिकल के कम होने की घटना को हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। और लास्टली अब प्यूबर्टी आने के बाद उसी फॉलिकल का क्या हुआ, तो जो प्राइमरी फॉलिकल थे उसके बाद किस में कन्वर्ट हुए, हर महीने किसी एक ही फॉलिकल को डेवलप होने का मौका मिलेगा। और कंक्लूजन मैंने आपको क्लू थोड़ा पहले ही बता दिया था कि 500 में से सिर्फ एक ही डेवलप होते हैं। 500 में से कितने डेवलप होंगे, सिर्फ एक ही डेवलप होंगे, और हर महीने नतीजा सिर्फ एक ही फॉलिकल डेवलप होगा। और जनरली ये अल्टरनेट करता है, जनरली अल्टरनेट करता है, हालांकि इसके पीछे ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। जनरली फीमेल में एक महीने में अगर राइट ओवरी से ओवुलेशन की घटना घट रही है तो दूसरे महीने में लेफ्ट ओवरी से, फिर तीसरे महीने में राइट ओवरी से, और इस तरीके से अल्टरनेट करते हैं। लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, और इसका भी कोई फिक्स रूल नहीं है कि हर महीने सिर्फ एक ही फॉलिकल डेवलप हो या एक ही ओवम आए। इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक महीने में किसी खास फीमेल में 2, 3, 4 या 8, 10 फॉलिकल भी डेवलप होते हैं, और इतने ओवम भी निकल आते हैं। आपने सुना भी होगा कि कहीं कहीं एक साथ 5 से 6 बच्चे का भी जन्म हो जाता है। जरा सोचिए, एक साथ अगर 5 से 6 बच्चे का जन्म हो रहा है तो ओब्वियसली फॉलिकल की संख्या कम से कम एक तो नहीं ना रही होगी, ओब्वियसली एक से ज्यादा रही होगी। यानी पहला रूल जो जनरली मैंने कहा कि अल्टरनेट करते हैं, वो भी कोई फिक्स रूल नहीं है। और दूसरा मैंने कहा कि हर महीने एक ही फॉलिकल आते हैं, इसका भी कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन हां जनरली ऐसा होते हुए देखा जाता है। मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपका ले रहा हूं। अरे अच्छा, पोलर बॉडी का कोई फंक्शन नहीं है। बिल्कुल आज के क्लास तक जो मैंने कंक्लूड किया है इसी के अंदर से आपके टेस्ट में रहेंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं आएंगे। सो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। शायद आप बोर हो चुके हैं। थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।